This seminar series serves as intellectual material for those students specifically and for the audience in general. हाँ, इस टर्म के इर्द गिर्द इतना कंफ्यूजन क्यों है? थैंक यू. फिस्कल डेवोल्यूशन के बहुत से मतलब हैं, लेकिन पाकिस्तान में किसी को भी नहीं अपनाया गया. पाकिस्तान में उसका एक अपना मतलब निकाल लिया गया है कि सबसे पहले तो ये हुआ कि एक लंबी मुद्दत तक सब टैक्सेस और ज़्यादातर एक्सपेंडिचर, फिस्कल की दो साइड्स होती हैं, टैक्सेस और एक्सपेंडिचर. वो ज़्यादातर फेडरल गवर्नमेंट, जो फेडरल तो कहती थी लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट थी बेसिकली, उसके पास थे. फिर 2010 में जो 18th अमेंडमेंट है, उसमें एक्सपेंडिचर डिवोल्यूशन तो पूरी अबॉलिश हो गई. इसके अलावा भी बहुत कुछ सूबों को दे दिया गया. टैक्सों के निज़ाम में जो तब्दीली आई वो ये थी कि सूबों का हिस्सा बढ़ा दिया गया, जो पहली दफ़ा फेडरल गवर्नमेंट के हिस्से से ज़्यादा हो गया. तो 57.5% के करीब. लेकिन टैक्सेस कलेक्ट करना फेडरल हुकूमत, सो टैक्स डिवॉल्व नहीं हुए. जो टैक्स ट्रांसफर्स हैं, एक टैक्स डिवॉल्व हुआ, वो था सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, वो डिवॉल्व हो गया. अच्छा, अब जो कुछ मरकज ने सूबों के साथ किया, उसके बाद ये हुआ कि सूबों ने वही कुछ करना शुरू किया कि लोकल गवर्नमेंट कभी बनती है कभी नहीं बनती. आमतौर पे जो डिक्टेटरशिप्स होती हैं वो लोकल गवर्नमेंट बना के कुछ लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करती हैं. गवर्नमेंट की ऊपरी सतह पर कोई ख़ास इन्वॉल्वमेंट नहीं होती लोगों की. लेकिन जैसे ही सियासी हुकूमत आती है तो लोकल गवर्नमेंट जो हैं उनके फंक्शंस का हैं, उनको कभी इलेक्शन होते हैं कभी नहीं होते. अब पंजाब में शायद अगले साल के शुरू इलेक्शन हो जाएं, और कराची में अभी एक टेन्योर ख़त्म हुआ है सिंध में, तो वहाँ शायद इलेक्शन हो जाएं. लेकिन इन लोकल गवर्नमेंट्स के पास है क्या? एक लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन है, इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस सब कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिटर्मिन करती हैं. वो खिदमात मुहैया करनी है, पब्लिक सर्विसेज जिनको कहते हैं. तो एक सीधा साधा उसूल ये है कि कोई भी सर्विस जिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे पहुंचानी होती है लोगों को, उसके लिए रेवेन्यू जनरेशन भी उसी लेवल पे हो तो सर्विस डिलीवरी इफेक्टिव रहती है. लेकिन यहाँ ये है कि सारे टैक्सेस सूबा कलेक्ट कर, उनको जो सारे 2019-20 में जो टैक्स रेवेन्यू थी उनकी, उसका सिर्फ 13% वो खुद कलेक्ट करते हैं. बाकी सारा NFC के जरिए फेडरल ट्रांसफर प्रोविंसेस में आता है. अच्छा, इन सब में प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो 1% से भी कम है सूबों के अपने शेयर से में, ये नहीं पूरे में. 0.2% शायद बनता है प्रॉपर्टी टैक्स, कुल 9 बिलियन. अब अगर ये अब वाकई लोकल लेवल पे सर्विसेज मुहैया करना चाहते हैं तो आप इस टैक्स को लोकल गवर्नमेंट को दे दें. और दुनिया में सब जगह ये तीसरा बड़ा टैक्स होता है. हमारे यहाँ ये
हर चंक कहीं है कि नहीं है वाला मामला है। तो प्रॉपर्टी टैक्स को, जिसको हम फिस्कल डिवोल्यूशन कह रहे हैं, उसका निशाना बना दिया जाए, यानी लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाए, और लोकल गवर्नमेंट्स भी जो हैं, और ये मैं बता दूं कि ये मसलन यूके है, उसमें 3% ऑफ जीडीपी प्रॉपर्टी टैक्सेस में से आता है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि पोटेंशियल कितना होता है। और जितना हमारा सारे सूबे कलेक्ट करते हैं कि 9 बिलियन रुपए, वो मेरा ख्याल है एक लोकेलिटी से कलेक्ट हो सकता है पाकिस्तान में। नहीं होता, उसकी बेशुमार वजूहात हैं। लोग कहते हैं कि जी हमें क्या फ़ायदा है इसका। लोकल लेवल पे फ़ायदा नज़र भी आ सकता है, फ़ायदे को लिंक किया जा सकता है। और लोकल लेवल पे टैक्स का होना जो है एक और वजह से भी ज़रूरी है, ख़ास तौर पे शहरों के लिए। वो ये कि अगर आपके पास कोई अपना टैक्स नहीं है तो आपको कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन वाला तरीका आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर आपके पास अपना टैक्स कलेक्ट करने को नहीं है तो आप प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट को एक्सेस नहीं कर सकते। और ये चीज़ें शहरों के लिए, बड़े मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। तो ये कुछ मेरे डॉक्टर साहब, आपने ख्याल। बड़े अच्छे अंदाज में ये समझाया, और बल्कि आपने तो प्रॉपर्टी टैक्स की बात की, उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, कलेक्ट बहुत कम हो रहा है। माजी में ऑक्ट्राय होता था और उससे शहर छोटा अच्छा बुरा स्कूल हॉस्पिटल चला लेते थे। इसका तो इस सेक्टर में तो हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की है कि इसमें बहुत ज्यादा रेवेन्यूज जनरेट हो सकते हैं, और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो तो एफिशिएंटली हो सकते हैं। मैं बात को आगे बढ़ाते हुए, लगता है आज इंटरनेट हमारे दीगर मेहमानों के साथ साथ नहीं निभा रहा, लेकिन दौलत तो पैदा होती है लोगों की मेहनत से, उनकी जेबों में आती है, टैक्सेस की सूरत में सरकार इकट्ठा करती है। तो वाकई ये जो सूबों को हिस्सा दिया जाता है, ये कोई वफाक का एहसान है या ये उनका हक है सूबों का? इसमें तो एक मिसाल से समझा जा सकता है कि जब पाकिस्तान बना तो ये वफाकी हुकूमत नाम की तो कोई चीज़ नहीं थी, इसके पास तो कुछ नहीं था। तो सूबों ने खुद फैसला किया, एक बिक्री टैक्स होता था जिसको अब हम सेल्स टैक्स कहते हैं, सही। वो सूबों ने वफाक को दे दिया। और यानी सूबों ने अपने टैक्सेस वफाक को दिए। तो ये नहीं है कि उनका कोई हक है या ये है। इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पे ये है कि देखिए, फेडरल गवर्नमेंट को चलाना है तो उसमें कुछ सर्विसेज हैं ऐसी जो फेडरल लेवल पे देना हो है। सकती, मसलन डिफेंस है, सही। उसके लिए तो फेडरल गवर्नमेंट ने ही खर्चना है, वो तो आप सूबों या लोकल लेवल पे नहीं कर सकते, या फॉरेन पॉलिसी लोकल लेवल पे नहीं चला सकते। इसी तरह कोई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं चला सकते। तो उसके लिए ऐसे टैक्सेस जिनकी ज्यूरिसडिक्शन पूरा मुल्क हो, उनको दिए जा सकते हैं। लेकिन ऐसे टैक्सेस जिनकी ज्यूरिसडिक्शन मार्क की जा सकती है, वो दूसरे लेवल पे रहने चाहिए। तो ये कोई एहसान वहसान की बात नहीं है, क्योंकि जो मुल्क है वो तो मुल्क है, उसके आप सही। सूबे बना लें, जिले बना लें, वफाक वो या सूबे। वो सर एक ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है जिसके तहत, और एक फिजिकल लिटरेचर जो है उसमें कहा जाता है फेडरलिज्म के हवाले से कि फंड्स फॉलो द फंक्शंस। जो जिसकी जिम्मेदारी होगी, जिस अंदाज में आपने वजाहत भी की, ये बहुत अहम है। मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। मेरी स्क्रीन पे जो मुझे महसूस हो रहा है, मोहतरमा शंदाना गुलजार साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। शंदाना गुलजार साहिबा मेंबर हैं कौमी असम्बली की पाकिस्तान की,
اور انہوں نے سرو کیا ایز اے پارلیمنٹری سیکریٹری فار منسٹری آف کامرس. اس کے علاوہ اور کامرس اینڈ انڈسٹری انٹرنیشنلی بھی بہت کام کیا ہے, اور ایک اعزاز جو انہوں نے ممبر نیشنل اسمبلی بننے کے بعد حاصل کیا, چیئر پرسن منتخب ہوئی کامن ویلتھ ویمن پارلیمنٹیرینز کی. تو ویری وارم ویلکم شندانہ صاحبہ. ہم یہ ہینس زائڈل فاؤنڈیشن کے سیمینار سیریز میں آج 5واں ہمارا آن لائن سیمینار ہے, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ فزیکل ڈیولوشن ان پاکستان کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر پرویز طاہر صاحب ہیں, انہوں نے ٹرمز کو ایکسپلین کیا ہے. آپ بتائیے کیا وجہ ہے, ریلکٹنس کیوں ہے؟ اکثر کہا جاتا ہے صوبوں کو جی ہم نے اتنے پیسے دے دیے, انہوں نے پروڈنٹلی خرچ نہیں کیے, این ایف سی ایوارڈ اتنے عرصے سے پینڈنگ ہے, ہم اسے کنکلوڈ نہیں کر سکے, اور صوبے نیچے اضلاع کو نہیں دیتے, پی ایف سیز ہمیں نہیں ملتے. تو آپ کیا ٹیک ہے اس پہ؟ Thank you, Zafrullah Saab. Before I start, I'd like to thank everyone for one inviting me, B for the very generous introduction. Now, since it could be your own opinions as well. Thank you so much. So in that case, you've asked three very loaded questions. You've asked about the NFT award, you've asked about the further devolution, the actual devolution to the district level, and you've also asked about the reluctance of what seems to be federal governments to complete their mandate of ensuring fiscal decentralization. My opinion, having lived in Europe for a little time, having lived in other countries, visited and studied in other countries, fiscal decentralization is not a magic pill. It is not jadoo ki chhadi nahi hai jisse suddenly aapki provinces mein, aapki districts mein कामयाबी आ जाएगी. और आई थिंक पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस ने हमें दिखा दिया है, क्योंकि हम इस वक्त माइक्रो मैक्रो दोनों किस्म के इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं. तो मैं जो अपने गवर्नमेंट की पहली बात कही रिलक्टेंस की, देखें मैं अगर अपनी हुकूमत की बात करूं, मैं तो पिछले 10, 12, 18 साल से कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ काम कर रही हूँ जी एज ए लीगल एडवाइजर. इस गवर्नमेंट में मैंने एज यू राइटली सेड पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कॉमर्स पे रही, और जो सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन मुझे होती थी, और शायद ये हमेशा होती रही है, बट नाम ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस. पहले मैं थी इम्प्लीमेंटिंग फेज में, अब मैं पॉलिसी में आ गई हूँ. It is incredibly difficult post the fiscal decentralization as well, the administrative decentralization in Pakistan, to get results. Now that is not to say कि मुझसे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं की होगी कि फुल इम्प्लीमेंटेशन हो. ये नहीं कह सकते कि PMLN ने कोशिश नहीं की होगी डिसेंट्रलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने की, या हम नहीं कर रहे. But certain things have not been designed properly, and I've come to the conclusion they're probably not capable of being implemented. Case in point, Food Security Ministry is with you in the center. Agriculture and food itself has gone to the provinces. Ministry of Commerce and Industry is in the center, but industrial development is in the province, as is investment, as is labor, as is women's development. So there's a mixed bag here. There's no overtly glaring examples of failure of decentralization. I would not say that, especially not Punjab and especially not KP. Sindh is a different kettle of fish, including Balochistan. GB and AJK, I would not comment on at this moment. Lekin I think thoda sa hame idealism se caution ki taraf aana hoga, where the first question of yours is concerned, government's reluctance. Government ne results nahi dekhe. Jab results nahi dekhe, log impatient ho jate hain. Politicians only have 5 years. Unko results dikhane hote hain. और ये कह देना कि predecessors fail हो गए तो हम भी fail हो गए, that is not good enough. दूसरी बात आपने की जो actual devolution है is to the district levels, वो नहीं हुई, उस award का भी नहीं हुआ, and that is the biggest pitfall of any fiscal or administrative decentralization, कि the buck doesn't get passed on, current expenditures बढ़ जाते हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, कि एक्सपेक्टेशन ये होती है कि फेडरेशन वो अभी भी अपना रोल करेगा, और ये हुआ है पाकिस्तान में. हालिया फ्लड्स में हमें नजर आ गया कि एक्सेसिव fiscal decentralization and something which is common sense wise, this should be a provincial issue, which is sanitation in Sindh. It has shown ridiculously bad results. Now,
इट इज बहुत मुश्किल होता है किसी की नीयत को बुरा कहना. सियासत में तो लोग कुछ भी कहते रहेंगे, बट हम इस वक्त फैक्ट्स और मैथमेटिकल बेस्ड बातें कर रहे हैं. लेकिन ये बात जरूर है कि देयर इज अ फेलियर. बदनीयती का फेलियर नहीं है, बैड प्लानिंग का है, मिसमैनेजमेंट का है. और परहैप्स ना बैड प्लानिंग है ना मिसमैनेजमेंट है, इसको थॉट आउट, इसे थिंक आउट ही नहीं किया गया था. क्योंकि आपने देखा होगा डिसेंट्रलाइजेशन अगर बाकी दुनिया में भी देखे, इन यूनाइटेड स्टेट्स इट्स वर्कड, इन यूरोप इट हैजंट. Europe, look at Germany, you have greater federalism. So ये बहुत मुश्किल होता है कि है ना. तीसरा आपने जो सवाल पूछा था कि ये डिस्ट्रिक्ट से कब होगा, सारी लड़ाई जी इसी पे है. और विद इन आवर गवर्नमेंट रैंक्स there's many people who कि 18th अमेंडमेंट जब तक लेटर एंड स्पिरिट अमेंड नहीं होगी, इट्स अ पावर का इशू है ना. पावर लोग नहीं देना चाहते, whether फाइनेंशियल होता है, whether एडमिनिस्ट्रेटिव होता है. In any case, ब्यूरोक्रेसी से अगर आप बात कर लेंगे, जो पाकिस्तान में रिफॉर्म्स हो रही हैं, it's a side subject, runs in parallel. But in Pakistan, there's huge resistance to change. And because the old practices have unfortunately cemented themselves in the spirits of people. So any change is automatically कि मैं एक और नुक्ता अज़म का या मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स का क्योस रहा है, वो ये भी रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा हुआ है, प्रैक्टिस में कुछ है. और आई थिंक कि हमारे कम्युनिकेशन वेक्टर्स बिटवीन वेरियस टियर्स ऑफ गवर्नेंस बहुत वीक हैं. वो ब्यूरोक्रेसी लेवल पे हो तो हमने देखा है प्रोविंशियल सर्विस के लोग सेक्रेटेरिएट में मुजाहरा कर रहे होते हैं फेडरल सर्विस के खिलाफ. तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, जबकि ऑन अ कंट्रेरी एक इंडिकेटर मौजूद है जिसके ऊपर हम बाद में डॉक्टर परवेज ताहिर साहब से भी पूछते हैं. सूबों ने प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज बनाई, उनका जो जीएसटी ऑन सर्विस वफाक 5% चार्ज करके कलेक्ट कर रहा था, उन्होंने डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, क्वाड्रिपल किया है. तो ये कहा जाए कि हमारे यहाँ वीकनेस है किसी भी टेयर पे, तो हमें उस वीकनेस को एड्रेस करना चाहिए, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को डिफरेंटली इंटरप्रेट करना चाहिए. Absolutely. May I comment on that? जी जी. देखिए जी, this you've picked up one of my favorite subjects. ये मैं आपको बता रही 2015 की बात. 2015 से पिछली हुकूमत में जो मैं लीगल एडवाइजर थी टू कॉमर्स मिनिस्ट्री, हमारे पास मसला आया ई कॉमर्स का. हमारे पास 3 बिजनेस एंटिटीज आई. वन इज कॉल्ड ये वो, वन इज Daraz.pk and one is Food Panda. तीनों ने हमसे ये गिला शिकवा किया कि जब से 18th amendment हुई है, instead of rationalizing your taxes, you have doubled and quadrupled, as you said. In particular, सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी को उन्होंने शिकायत की कि दे स्टिल कंफ्यूज्ड कि आपने, फॉर एग्जांपल, आप कंसल्टेंट हैं, आपने एक स्टडी लिखती है, उस पर 10% फ्लैट आपसे इनकम टैक्स ले लिया जाता है. लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट, क्योंकि वो एक सर्विस होती है, आपने अगर इंटरनेशनली कोई कंसल्टेंसी की हो, तो वो प्रपोजल था उस टाइम पे कि हमने इस पे सर्विसेज डिलीवरी के चार्जेस भी करने हैं. i.e. you have performed a service, you've earned an amount, now you've already paid an income tax on it, why should you pay a services tax on it? इसी तरह दराज वालों ने कंप्लेन किया कि देखें, पॉइंट ऑफ कंजम्पशन फॉर एग्जांपल और है, प्रोडक्ट बनता कराची में और वहां शिप हो गया है, तो ये हमें समझ नहीं आ रही. पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी कहती कि नहीं जी, हमने पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पे टैक्सेशन करनी है. हमें क्या पता कि पॉइंट ऑफ डिपार्चर पे टैक्सेशन हुई कि नहीं. सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी कहती है हमें क्या पता कि पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पे टैक्स हुआ है कि नहीं हुआ. This is a disaster for Pakistan's economic growth. So which is what I'm saying, State Bank needs to now step in at some point. अच्छा, State Bank के भी यही मसाइल थे. अगर आप डॉलर इनफ्लो आउटफ्लो को देखें ना, तो अटर कंफ्यूजन. सूबे कह रहे थे, इन पर्टिकुलर यही प्रोवाइडर्स कह रहे थे, ई कॉमर्स प्रोवाइडर्स, कि हमें पेमेंट गेटवेज बना के दें, इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज. अब ये छोटा सा इशू है, लेकिन इस इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज को लेके पाकिस्तान में अब ब्लॉकेज है. ना अमेजोन आ सकता है, ना पेपैल आ सकता है, ना ईबे आ सकता है. So therefore, कह देना बहुत अच्छी बात है fiscal decentralization, and in theory I'm all for it. इसको implement करने के लिए you need a country which is fully democratic and there are no loopholes for corruption, and that is where we fail. चले हम बात को आगे बढ़ाते हैं. डॉक्टर परवेज ताहिर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि सूबों के पास एग्रीकल्चर टैक्स है, रेवेन्यू अथॉरिटीज बनी, सर्विसेज तो डॉक्यूमेंटेड था,
اور سب سے زیادہ میرا خیال ہے ٹیلی کام اور فوڈ سیکٹر سے آیا. لیکن جو ٹیکس ہے جس کا اتنا پوٹینشیل ہے, صوبے اپنے ریسورسز جنریٹ کر سکتے تھے, اور وہ تو ڈیوالو ٹیکس ہے, اس میں ہمیں اتنی کامیابی کیوں نہیں ہوئی؟ میرا خیال ہے یہ جو آخری بات شاندانہ کر رہی تھی اسی سے لنک ہے. دیکھیں سیلز ٹیکس جو ہے خاص طور پہ ویلیو ایڈڈ مولڈ میں اس کو اس کی جورسڈکشن ڈفرینٹ کر دینا اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں, جیسے مسائل شنگانہ بتا رہی تھی. یہ سوچنا پڑے گا کہ یا تو سارا ہی جی ایس ٹی صوبوں کو دے دیں یا پھر سارا مرکز کو دے دیں. یہ ایک پرابلم ہے. دے آر ٹرائنگ ٹو ہارمونائز اٹ. اس میں ایشوز ہیں, شاید وہ کر لیں, لیکن آپ کا جو ایگریکلچر انکم ٹیکس کی طرف اشارہ کیا, وہاں بھی یہی ایشو ہے کہ دیر از اے فیڈرل agricultural income tax and there is an agricultural income tax with the provinces. This should also be one. اس کی jurisdiction ایک ہی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ بہت بڑا سورس ٹیکس ایویژن کا بھی ہے کہ کافی ساری نان ایگریکلچرل انکم ایگریکلچر میں دکھا دی جاتی ہے. اور باقی رہ گیا کہ صوبے سروسز کیوں زیادہ کلیکٹ کر رہے ہیں. وہ سروسز پہ کلیکٹ کرنا ایک تو تھوڑا آسان ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کی کمپلیکشن ہے وہ ابھی تک اس کا لینڈ سے کافی تعلق ہے, تو ایگریکلچرل انکم کی طرف وہ نہیں جا پاتے. لیکن سروسز بیسیکلی از اے سیکٹر جو جن کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل کنیکٹیوٹی اتنی زیادہ نہیں ہے, اس لیے ان سے ٹیکس وصول کر لیتے ہیں. ٹیکس سب ٹیکس وصول کیے جا سکتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ ٹیکس وصول کروانے والی سیاست کا انٹرسٹ کدھر ہے. جیسے آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایم کیو ایم ایگریکلچرل انکم ٹیکس کی حمایت کرتا ہے کیونکہ کراچی میں تو وہ لگنا نہیں. اسی طرح کے مسائل ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا صاحبہ نے, لیکن لگتا ہے ان کا کنیکشن ابھی بھی ساتھ نہیں دے رہا. تو میں نے بھی دیکھی تھی ان کی. جی, تو میں بلکہ اس کے سروس ڈیلیوری کی طرف آئیں, کیونکہ پرائم ازمپشن تو یہ ہے کہ کوئی اسلام آباد میں ایسا درخت نہیں ہے جس پہ پیسے اگتے ہیں, نہ صوبوں میں ہے نہ شہروں میں ہے. یہ تو کولیکٹیو محنت سے اور جو ایسٹس اس کے نتیجے میں ڈیولپ ہوتے ہیں اور اسی کا ٹیکسز کا نظام ہے. ہمارے ہاں سروس ڈیلیوری مثلا تعلیم ہے پرائیویٹائزیشن کی طرف چلی گئی, ہیلتھ ہے تو اس میں آؤٹ آف پاکٹ اخراجات زیادہ ہیں, کیونکہ لوکل گورنمنٹس کے پاس وہ جو تھوڑا سا آکٹرائے لے کے وہ ایک چھوٹا سا اسکول ڈسپینسری چلا لیتے تھے, اب ضلعوں کے پاس ہمیں اتنی گنجائش بھی نہیں ملتی, جس کی وجہ سے سٹیزنز ان کے پاس پرائیویٹ ہاسپٹل یا اسکول جانے کے علاوہ چوائس نہیں بچتا. تو اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے ان ریسورسز کے ساتھ؟ آپ کی بات صحیح ہے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ آکٹرائے کو دوبارہ لایا جائے. وہ ایک ایسا ٹیکس ہے which is considered a barrier to trade. تو وہ نہیں ہے. I was just mentioning as an example. I'm not fan of it. دوسرے ٹیکسز موجود ہیں اور ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھانا چاہیے, لیکن بیسک سروسز مثلا پرائمری ہیلتھ, پرائمری ایجوکیشن, سیکنڈری ایجوکیشن, یہ جو 23 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں, اور جو ایکسیس ٹو میڈیکل کیئر اسپیشلی فار ویمن وہ ابھی تک نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یو ڈونٹ collect resources at the level of government where these services are physically provided. صحیح. The link between the benefit and revenue is not there, not visibly there. And that is the problem. And you can forget about SDGs and you can forget about social sector unless you devolve
taxes, especially as I said in the beginning, property tax local level पे होना चाहिए. आपका अगर सर मैं बात सही समझाऊं तो आपका ख्याल है कि टैक्सेस कलेक्ट करने की जुरिस्डिक्शन भी वही सतह होनी चाहिए दुनिया की कई फेडरेशंस में मिसाल है, और या फेडरली कलेक्ट किया जाए और डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. डॉक्टर आयशा गौस साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, मैं उनकी तरफ जाना चाहूँगा. डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा मेंबर हैं कौमी असम्बली की. नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जहाँ पे इन वसाइल की तकसीम के लिए सूबों के मुज़ाकरात होते हैं उसकी भी रुकन रहीं, और पंजाब में वज़ीर ख़जाना भी रहीं. डॉक्टर साहिबा, आपकी अदम मौजूदगी में हमने फिजिकल डेवोल्यूशन को समझने की कोशिश की है, उसके क्या बैरियर्स हैं. आपकी क्या टेक होगी कि पाकिस्तान में वसाइल की मुनसफाना तकसीम का निज़ाम क्यों नहीं बन पाया और हर टियर ऑफ गवर्नमेंट फंड्स ना होने की शिकायत करती है? डॉक्टर आयशा गौस साहिबा. देखिए, इम्पोर्टेंट बात हमें ये है कि फिस्कल फेडरलिज्म पाकिस्तान पे बढ़ता रहा है. अब पॉइंट जो आपने मुझसे आखिर में उठाया, मैं सबसे पहले उसका जवाब दूंगी कि हर टियर ऑफ गवर्नमेंट जब ये कहे कि हमारे पास वसाइल इनफ नहीं है, तो क्लियरली एक बात हाईलाइट होती है कि सिस्टम में इटसेल्फ प्रॉब्लम वसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं है, सिस्टम में प्रॉब्लम वसाइल के ना होने की है या कम होने की है. यानी जितनी हमारी जरूरतें हैं हम उतने वसाइल जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारा इशू क्रिएट हो रहा है. अब इम्पोर्टेंट बात, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन तो सेकंड स्टेज पे आया ना. अब आप देखिए, जब 7th NFC अवार्ड हुआ था तो अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हम 2010 से लेके 2015 जब नया अवार्ड ड्यू हो जाएगा तो हम टैक्स टू GDP रेशियो जो नेशनल है उसको 15% ऑफ GDP को टैक्स मोबिलाइजेशन कर देंगे. वो कमिटमेंट तो पूरा ही नहीं हो पाया. ठीक है, प्रोविंसेस ने भी डिफॉल्ट किया, उन्होंने भी उतना नहीं एफर्ट किया, बट बड़ा डिफॉल्ट जो था वो फेडरल लेवल पे था. यानी रेवेन्यूज ही मोबिलाइज नहीं हो पाए तो आगे क्या आप उसकी बात करते हैं फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की. अब तो ये तो सबसे पहले हम क्लियर हो जाएंगे, इशू इज नॉट so much of distribution, the issue is of generation of enough resources to sustain the functioning and service delivery adequate और अच्छी लेवल पे, क्वालिटी लेवल पे to the people of Pakistan. अब सेकंड बात है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. देखिए, ये बारहा हमने ये कही सुनी है बात, और मैं तो फेडरल लेवल पे बारहा ये सुनती हूँ कि हमने 7th NFC इतना ज्यादा लिबरल दे दिया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को इतने ज्यादा रिसोर्सेज दे दिए कि फेडरल गवर्नमेंट के तो मसला बन गया और अब तो रिसोर्सेज उधर हो ही नहीं पा रहे हैं और डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है. तो एक बात हम क्लियर कर लें अपने दिमाग में, और ये स्टैटिस्टिक्स बताएंगी, नंबर्स बता रहे हैं कि जो NFC अवार्ड अगर नहीं होता, 7th NFC अवार्ड, और वही एडहॉक अरेंजमेंट जो मुशर्रफ साहब ने किया था जिसके तहत NFC अवार्ड 7th NFC अवार्ड से पहले डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, अगर वो कंटिन्यू ऑन होता तो कितने एडिशनल कम रिसोर्सेज हम ट्रांसफर करते प्रोविंसेस को, क्या उससे फेडरल डेफिसिट खत्म हो जाता जो अभी है? तो आंसर है नहीं. अगर पिछला 7th NFC अवार्ड नहीं भी होता, उससे पहला वाले अवार्ड से आप प्रोविंसेस को देते रहते, फिर भी जो फेडरल बजट डेफिसिट है उसका 2/3 से ज्यादा वैसी का वैसे ही होता. तो प्रॉब्लम इज नॉट बिकॉज ऑफ द NFC अवार्ड, द प्रॉब्लम इज द फेडरल गवर्नमेंट इज नॉट मैनेजिंग इट्स रिसोर्सेज प्रॉपरली. और डेफिसिट तो इन एनी केस होना था, तो प्रोविंसेस को डिवॉल्व करने को आप ना सारा जिम्मेदारी दे दें. ठीक है, प्रोविंसेस ने भी की भी कुछ जिम्मेदारी होगी, लेकिन आपकी फेडरल गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारी है. अब बात ये रही कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने 7th NFC के बाद ये नहीं है कि वो उन्होंने ये सोचा कि कितना जबरदस्त बोनांजा आ गया है हमारे पास, अब हमें रिसोर्स मोबिलाइज करने की जरूरत नहीं. इन ऑल फेयरनेस सिंध ने और पंजाब ने एफर्ट किया. इस खास तौर पे सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जब डिवॉल्व हो गया तो दोनों आप उठा के देखें, जो ग्रोथ रेट है टैक्स रेवेन्यू का, मोबिलाइजेशन का,
प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे खास तौर पे बड़ी 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट, छोटों को इस वक्त नहीं बात करते, उन बलूचिस्तान और सिंध केपीके के बारे में इस वक्त हम नहीं बात कर रहे हैं। इन्होंने अपने टैक्स मोबिलाइजेशन की ग्रोथ रेट 20% करीब रखी, बल्कि ज्यादा ही रखी, और जबकि फेडरल गवर्नमेंट में ग्रोथ रेट एफबीआर रेवेन्यूज की इतनी नहीं रही। तो बट इन्होंने क्या इनफ कर लिया है दोनों सूबों ने? नहीं, अभी इनके पास गुंजाइश है और इनको और करना पड़ेगा। बहुत तो मैं तो शुक्रिया सबसे डॉक्टर साहिबा, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ, लेकिन एक हमारी गुफ्तगू में अभी तक हम सिर्फ टैक्सेस और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन पे बात कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम डॉक्टर साहिबा आप सिर्फ टेलीफोन लाइन पे अवेलेबल हैं, क्योंकि आपकी पिक्चर नहीं आ रही। हम मैं टेलीफोन लाइन पे अवेलेबल हूँ, कुछ इशू हुआ हुआ इंटरनेट का मेजर, जो कंप्यूटर पे नहीं आ पाए। नो प्रॉब्लम जी अबाउट दैट। लेकिन मैं इस बात को सर ये जो डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा और पहले शंदाना साहिबा से, कि हमारे यहाँ तो चले पैसा तो बहुत कंटेंशियस है ना, सूबों ने उस परसेंटेज से टैक्सेस कलेक्ट किए जो एनविसेज किए गए, 13% के करीब बताया है इब्तदा में डॉक्टर परवेज ताहिर साहब ने, और जो फेडरल टारगेट्स थे वो भी बस जिस तरह से मीट होते हैं हम देखते हैं हर साल। और लेकिन इस फिजिकल डेवोल्यूशन के और एस्पेक्ट्स भी हैं कि रिसोर्सेज में शेयर। हमारे यहाँ तो इस बात पे भी झगड़ा होता है कि फलां सूबे को कम बिजली मिल रही है, फलां को ज्यादा। ऑयल एंड गैस में ओनरशिप और रॉयल्टीज के इश्यूज, खैबर पख्तूनख्वा का नेट हाइडल प्रॉफिट का इशू, तो हर सूबे के कोई ग्रीवियांसेस हैं, इवन उन वसाइल पे भी जिनके बारे में हमारे दस्तूर की स्कीम ये है कि ये तो उनका हक बनते हैं। अच्छा, कुदरती वसाइल का भी एक दिलचस्प मसला है हमारे मुल्क में। जो सबसे बड़े सूबे हैं या सबसे बड़ा सूबा है, उनके वसाइल जमीन के ऊपर हैं, और वो मुकम्मल तौर पर उनके पास है। ज़राअत हुई, सबसे बड़ा तो वही है। छोटे सूबों के जमीन के नीचे हैं। तो उसमें अब आइन यहाँ तक पहुँचा है कि 50% और फर्स्ट राइट ऑफ यूज, इस तरह की क्लॉजेस डाली गई हैं, लेकिन उन पे अमल ज़रा कम हो रहा है। मैं एक बात जो ये कह रही थी आयशा, उसकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाती। टैक्स कलेक्ट करने के लिए कोई इंसेंटिव होता है। फेडरल गवर्नमेंट को कोई इंसेंटिव नहीं है कि कलेक्ट करके सूबों को दे दे, क्योंकि उनका ख्याल है कि उनका फिस्कल डेफिसिट कभी भी पूरा नहीं होना। सूबों का ख्याल है कि हम कलेक्ट करके अपने पास ही रखें, ठीक है, और अपना कम से कम कलेक्ट करें, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट से तो आ ही जाना है। और लोकल गवर्नमेंट के इंसेंटिव की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई टैक्स ही नहीं है। तो जो इंसेंटिव टू कलेक्ट है, ये इम्पोर्टेंट है। व्हाई शुड फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स एंड पास इट ऑन? क्या प्रोविंसेस पास ऑन करते हैं? नहीं करते। तो इस मसले का हल चाहिए, और क्या हल है इस पे बहस हो सकती है, लेकिन इशू यही है कि फेडरल गवर्नमेंट, इफ इट thinks additional tax collection is not going to help it, other than getting them criticism, कि criticism तो सूबों पे नहीं होगा, वो फेडरल गवर्नमेंट पे होगा। सूबों ने एक और भी चालाकी की हुई है, ये जिसको हम कीमतें कहते हैं, सब्जियों की कीमतें और ये कीमतें, ये सब सूबों का मसला है, लेकिन वो फेडरल गवर्नमेंट बैठ के उनके मसले हल करने की कोशिश करती है, सही। आसानी से वो मसला डिफ्लेक्ट कर देती है। एनीवे, आयशा आ गई है, आप उनसे बात जी शंदाना साहिबा, सवाल ये था कि वसाइल की तकसीम, पैसों की तो तकसीम मसला है ही, लेकिन वसाइल की तकसीम भी मसला होता है, पानी की तकसीम भी, नेट हाइडल प्रोजेक्ट के ऊपर जो प्रॉफिट है वो भी सूबों को नहीं मिल पाता। तो ये क्या हमारे निज़ाम की कमजोरियां हैं, हमारी नीयत की कमजोरियां हैं? और जिस तरह इंसेंटिव की बात हुई है कि टैक्स कलेक्ट करने का, तो हमें एफबीआर को रिफॉर्म करना चाहिए, उसे फेडरलाइज करना चाहिए और सबकी स्टेक्स को कन्वर्ज करना चाहिए।
थैंक यू ज़फ़रुल्लाह साहब. मैं एक लाइटर नोट पे एक बात कहना चाहूँगी कि आपको याद है कि महात्मा गांधी को यूके में किसी ने कहा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ब्रिटिश सिविलाइजेशन, तो उन्होंने कहा यस इट इज़ अ गुड आइडिया. सो इसी तरह पाकिस्तान में all these ideas are very good ideas. Democracy, decentralization, आगे बढ़ना है, चाहे वो डिसेंट्रलाइजेशन फिस्कल एडमिनिस्ट्रेटिव हो या जो आपने वसाइल की बात की, अमल उस पे नहीं होता हुआ दिखाया जा रहा. और फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन का और रेवेन्यू जनरेशन का ये मतलब नहीं है कि आप आम आदमी विच इज आइदर योर कंज्यूमर और योर वर्कर उस पर टैक्सेस का पहाड़ डाल दें और उसको रेवेन्यू कहें. नो, रेज करने की इंसेंटिव्स होते हैं. अब एफबीआर उसके अपने मसाइल हैं. अगर आप एक दफा खोलना शुरू करें, there is no end to them, and the biggest is rent seeking avenues. In the FBR's normal और corruption or bribery, sorry to say दरदल खल्फाज़, but this is what it is. जहाँ तक आपने वसाइल की बात की, अगर आपको याद है ये बलूचिस्तान का एक लॉन्ग स्टैंडिंग गिला था कि जिस फॉर्मूला से आप NFC अवार्ड करते हैं उसमें आप पॉपुलेशन करते हैं वर्सेस आइदर एरिया और देयर कंट्रीब्यूशन टू द एक्सचेकर. बलूचिस्तान की गैस, पेट्रोलियम, गोल्ड ना होती, आई कैन अश्योर यू द रेस्ट ऑफ द कंट्री वाज नॉट गोइंग टू प्रॉस्पर एट ऑल. ये हर किसी को पता है. सो अगर आप इसको ह्यूमन फेस डालते हैं प्रॉब्लम्स पे कि क्यों बलूचिस्तान ने वसाइल के ऊपर या केपी ने क्यों वसाइल पे जो 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 खिता ज़मीन के नीचे है क्यों उस पे ये इशू किया. अच्छा, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं है, क्योंकि आपको याद है एक ज़माने में ये भी लड़ाई होती थी कि जी जो इस्तेमाल नहीं करता उनके लिए आप PSDP में और ADP में क्यों प्रोविजन करते हैं. मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट रही हूँ, बट सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि जब इकोनॉमी पॉलिटिसाइज हो जाती है तो आप बेस्ट एंडेवर्स भी करेंगे तो उससे कोई फायदे नहीं आएगा. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं बहुत लोग गिला शिकवा होता है पर्टिकुलर बलूचिस्तान का कि जी पंजाब हैज बीन ऑलवेज द बैस्टियन ऑफ ऑल स्पेंडिंग, एंड इन पंजाब द GT रोड एरियाज, अगर फौज की छावनियां हैं तो वो GT रोड पे हैं, अगर पॉलिटिशियंस हैं तो वो इन इलाकों से आ रहे हैं. लेकिन अगर आप उसी पंजाब में जाएं, राजनपुर में, बिहाड़ी में, लिया में, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. अगर आप PSDP की एनुअल स्पेंडिंग पर पर्सन देखें, रिसेंटली हमने एक स्टडी की थी जिसमें लाहौर में पर पर्सन स्पेंडिंग आ रही है साल की तकरीबन 1,32,000 और उस अब पंजाब लगता है में जी, आपका इंटरनेट शायद या कनेक्शन साथ नहीं दे रहा, आपकी आवाज कट रही है. फर्क उससे नहीं पड़ता. then you've killed it. हेलो जी, आप आवाज आ रही है थी थोड़ी देर के लिए. डॉक्टर आयशा गौर पाशा साहिबा की तरफ जाते हैं क्योंकि कनेक्शन साथ आ रहा. शायद आप ट्रेवल भी कर रही हैं. जी बिल्कुल ट्रैवल कर रही हूं. रिफॉर्म किया जाए FBR में, उसे फेडरलाइज कैसे किया जाए. और बात हुई है कि टैक्स कलेक्ट करना यूजुअली पॉलिटिकल डोमेन में जो ही आप कोई टैक्स लगाते हैं तो अखबारात में कार्टून्स, क्रिटिसिज्म सब कुछ आता है. तो इंसेंटिवाइज कैसे किया जाए, फेडरलाइज कैसे किया जाए ताकि कलेक्शन भी बेहतर हो और जब केक होगा तो उसकी तकसीम पे भी बात होगी. जी, असल में रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बहुत ही बड़ा इशू है और ये क्रिटिकल इशू है. हमारे पास जिसे कहना चाहिए हमने कई रिफॉर्म प्रोग्राम चलाए और उन्होंने वो रिजल्ट हमें नहीं दिया जो हमें मिलना चाहिए था. अब देखिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर परवेज ताहिर ने एक इम्पॉर्टेंट बात ये कही कि प्रोविंसेस को इंसेंटिव क्या है रिसोर्स मोबिलाइज करने का. अगर फेडरल गवर्नमेंट ही रिसोर्सेज मोबिलाइज करके ट्रांसफर करे तो वो प्रोविंसेस अपना ग्रोथ रेट नहीं दिखाएंगे और फेडरल गवर्नमेंट को भी डीमोटिवेट होती है वो कि भाई हम इतना पॉलिटिकल कॉस्ट इनकर करें एंड इट द बेनिफिशियरीज आर द प्रोविंसेस. ये एक इशू है. इसीलिए आप देखें कि आजकल जो रही डेवलपमेंट है वो प्रोविंसेस जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका एफर्ट ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने का वो इतना FBR के टैक्सेस पे तो नहीं है. वो ज्यादातर अपनी लेवी जो बजट की उन्होंने वो पेट्रोलियम लेवी से किया है, इसे वो शेयर नहीं कर रहे वो प्रोविंसेस से. तो ये बात वैलिड है.
अब पॉइंट ये है, देखिए ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कि फेडरल गवर्नमेंट क्या कलेक्ट करे, कौन से टैक्सेस कलेक्ट करेगी। अब सूबों के लिए तो रेजिडुअल पावर्स कौन कौन से होंगे, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है, डायरेक्ट टैक्सेस में उनके पास प्रॉपर्टी टैक्स है और उनके पास एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है। इम्पॉर्टेंट बात ये क्यों नहीं, देखिए मैं अपनी नजर में एज एन पर्सन जिसने टैक्स मोबिलाइजेशन पे कई साल रिसर्च की है, मेरे नजदीक 4 बड़े इश्यूज हैं। एक बड़ा इशू सबसे पहले है पॉलिटिकल विल का। अगर पॉलिटिकल विल हो तो टैक्स पॉलिसी सही होगी। अब छोटा सा बात है, अगर आप खुद बैठे हुए हैं और पॉलिसी अपने सेक्टर के लिए बना रहे हैं, मिसाल देती हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट बैठा हुआ है, वो इंडस्ट्री पे टैक्स लगाएगा क्या? एग्रीकल्चरलिस्ट बैठ के अपनी इनकम पे टैक्स लगाएगा? पॉलिटिकल विल। सेकंड इंपॉर्टेंट, ये जो इवेजन करप्शन कैसे बढ़ता है, क्यों? क्योंकि हमने टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर का लिंक नहीं तोड़ा है ऑटोमेशन के थ्रू। उससे करप्शन बहुत ज्यादा फरोग पाती है और उससे कोलूजन हो जाता है। तो आपको डिजिटलाइज ऑटोमेट करके क्या वजह है कि इंटरनेट पे सब चीजें नहीं होती? क्या वजह है कि रिफंड का जो टैक्स रिफंड का चेक है वो एफबीआर से जाकर ही लिया जाता है एक्सपोर्टर का? क्या तो ये चीजें आपने करनी है, और जब तक आप ये नहीं करेंगे आप खुद फरोग दे रहे हैं करप्शन और इवेजन को, क्योंकि कोलूशन दे रहे हैं। ऑटोमेट करना, और अभी तक इस सदी में भी हम पाकिस्तान को फुली ऑटोमेट नहीं कर पाए, अभी तक वो मौका नहीं आया। तीसरी, टैक्स पॉलिसी हमारी ठीक भी वीक है। अब मैं आपको छोटा सा मिसाल दूं, ये दोनों इसी का निकल कर आता है कि ये दोनों चीजों को आप लाएंगे तो टैक्स पॉलिसी भी तो सही हो। भाई अगर आप एक डूबती हुई, सॉरी दिस इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट एक रिसीडिंग सी इकोनॉमी पे आप इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ डाल देंगे कि हमें ये जस्टिफाई करना पड़ेगा। पाकिस्तान में तो ये कल्चर है ही नहीं, आपने तो टैक्स कल्चर ही डेवलप ही नहीं किया, कोई डॉक्टर साहिबा कंप्लायंट ही नहीं है टैक्स में। डॉक्टर साहिबा आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स, टैक्स रिफॉर्म्स का उससे मेन्यू बन सकता है, लेकिन जो टाइम कंस्ट्रेंट है हमारा आज के वेबिनार में, अगरचे हमें इंटरनेट कनेक्शन ने बहुत आपकी गुफ्तगू से महरूम रखा, बट वेरी वैलिड पॉइंट। मैं सिर्फ मेरी इसको अपॉलॉजीज। की तरफ ले जाते हुए कि फाइनली ये तो नहीं हो सकता, मसलन लोकल गवर्नमेंट गरीब हो, सूबा अमीर हो, सूबा गरीब हो, वफाक अमीर हो, ये एक हमारी तो फेडरेशन ज्वाइंट फैमिली की मेटाफर की है। अगर जिला अमीर होगा तो सेहत, तालीम, साफ पानी, माहौल मिलेगा। सूबा अमीर होगा तो लॉ एंड ऑर्डर मिलेगा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इस्लामाबाद अमीर होगा तो अच्छा दिफा और अच्छी खारजा पॉलिसी मिलेगी। फाइनली ये मेरा ख्याल है दस्तूर की मंशा है, और इसके लिए मुकालमा भी होना चाहिए, बात भी होनी चाहिए। अभी तक तो हमने बहुत सारे मसाइल की डाइसेक्शन की है। फाइनल वन लाइनर कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड क्या है? शंदाना साहिबा आपसे शुरू करते हैं। Thank you, Tafula Saab. One liner मेरे ये होगा, just picking up from where Dr. Aisha Saiba left off, कि बिल्कुल सही कह रही है, हमने पाकिस्तान में टैक्स कल्चर नहीं बनाया, और रीज़न ये है कि पाकिस्तान में टैक्स पेयर्स को, एटलीस्ट मैं एक टैक्स पेयर हूँ और बचपन से मैं देखती जा रही हूँ कि जी हमारे टैक्सेस किधर जा रहे हैं। हम तो सवाल भी नहीं पूछ सकते थे, एक ज़माना था। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम पूछ सकते हैं कि हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे कहाँ गए। तो ये कंफर्ट जोन एक टैक्स पेयर को होना चाहिए कि रादर देन गिव 1 अरब रुपए चैरिटी को, जो कराची में बहुत लोग करते हैं, टैक्स एविजन करके चैरिटी को दे देते हैं। आपका वन लाइनर आ गया और आपके कनेक्शन ने भी साथ छोड़ दिया। डॉक्टर परवेज ताहिर साहब, आपका वन लाइनर क्या? मेरा वन लाइनर ये है कि वन टैक्स एजेंसी होनी चाहिए सब टैक्सों को कलेक्ट करने के लिए। उसका किसी गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। वो हो सकता है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के तहत हो, उसको सिर्फ पॉलिसी बताई जाए, वो टैक्स कलेक्ट करे और जिसका जितना हिस्सा ऑटोमेटिकली दे दे, और उसी में से डिडक्शन करे अपने खर्चे की। ये इस मसले का हल है, सिंगल टैक्स एजेंसी। थैंक यू। डॉक्टर आयशा साहिबा, आपका वन लाइनर। देखिए मैं आर्डेंट प्रमोटर हूँ डेवोल्यूशन की।
मैं ये समझती हूँ कि अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में सर्विस डिलीवरी उस वक्त बढ़ती है जब जो लोएस्ट ईयर जाके अपना वो जिम्मेदारी सर्विस डिलीवरी करती है। इफेक्टिव डेवोल्यूशन करें, एक दूसरे के एरिया में इंक्रोच ना करें, इफेक्टिव जिम्मेदारी हो, फेडरल गवर्नमेंट डिवॉल्व करे प्रोविंसेस को और सिर्फ अपने फंक्शन करे, प्रोविंस डिवॉल्व करे लोकल गवर्नमेंट को, सिर्फ अपने फंक्शन करे, लोकल गवर्नमेंट को इफेक्टिवली स्ट्रेंथन करे और उनको एक इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म बनाए। ये हम जैसे ममालिक में हुआ है, पड़ोस में इंडिया में देख लें, हुआ है, हो सकता है। आप और मैं और सारे स्टेक होल्डर्स ने सिर्फ एक काम करना है, पॉलिटिकल विल। जिस दिन ये इरादा हो जाए कि ये करना है, हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। जब विल होगी, वसाइल की मुनसफाना तकसीम होगी, तो हर टियर की रेट होगी, और प्राइमरीली तो दस्तूर की मंशा को समझना है कि पूरा स्टेट स्ट्रक्चर, उसके इंस्टीट्यूशन, उसकी रिप्रेजेंटेशन वो लोगों की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन उसका ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल देता है। With this, I would like to extend my sincere thanks to all the panelists, Dr. Aisha Ghaus Pasha Saiba, Muhtarma Shandana Gulzar Saiba और Dr. परवेज ताहिर साहब। मैं वापस माइक हवाले करूंगा लाल जमान के, जो कि हंस आइडल की तरफ से शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सो मच ज़फरुल्लाह खान साहब। हंस आइडल फाउंडेशन पाकिस्तान की तरफ से मैं अपने मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट जनाब डॉक्टर परवेज ताहिर साहब का, मुहतरमा शंदाना गुलजार साहिबा और डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में टाइम निकाल कर हमारे इस सेशन का हिस्सा बने और इतने अच्छे आरा पेश किए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हम आज के ऑनलाइन सेमिनार के इख्तिताम का ऐलान करते हैं। बहुत शुक्रिया।